अच्छा जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम तो लास्ट टाइम हमने किया था कि प्रोडक्ट हंट की थी। सबसे पहला काम जो अमेजोन से आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का स्टोर फाइंड किया था लास्ट टाइम। और स्टोर फाइंड करने के बाद किसी उसके स्टोर में से ही कोई प्रोडक्ट हमने उठाई और उसको देखा, फिर एवेल्युएट किया कि कितने लोग बैठे हैं वहां पर बेच रहे हैं। तो हमने एक जो है उसकी वैल्यूएशन के बाद हमने सोचा देखा कि ये प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग में बिक रही है। फिर हमने जो है उसकी वैल्यूएशन की, उसके रिव्यूज देखे, बीएसआर देखा, उसके रीसेंट रिव्यूज जाके देखे, उसकी सेल्स का अंदाजा लगाया कि कितनी सेल्स हो रही है। अच्छी सेल्स थी उसकी। फिर हमने उसको सर्च किया वॉलमार्ट पे, होम डिपो पे, सैम्स क्लब, कॉस्टको, ये बड़े बड़े स्टोर हैं। इन पे जाके आपने उसको सर्च किया तो हमें वो वॉलमार्ट पे भी मिली थी और सैम्स क्लब पे भी मिली थी। लेकिन वॉलमार्ट पे उसकी प्राइस अच्छी थी और थी भी बिल्कुल वही। उसके अंदर जो वेरिएशन थी वही वॉलमार्ट में भी अवेलेबल थी। सैम्स वाली वेरिएशन डिफरेंट थी। वेरिएशन मतलब वो जो पैक का साइज था वो वॉलमार्ट पे वही था जो अमेजोन पे बिक रहा था एज इट इज। मतलब अगर आप वॉलमार्ट से उठा के अमेजोन पे डायरेक्ट भी बेच दोगे तो आपको कोई भी दरमियान में कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैक या उसको अमेजोन के मुताबिक करने की कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन सैम पे जो बिक रहा था उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ करना मतलब उसके अंदर जरूरत थी उसकी प्रेपरेशन की। अच्छा, उसमें किसी को याद है कि प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था? हाँ जी, लॉस हो रहा था। अगर हमने एक शीट भी बनाई थी, एक्सेल की शीट। और ये आपके सामने है। ठीक है, एक्सेल की शीट मैंने बनानी बताई थी आपको। और उसके अंदर ओवरऑल लॉस हो रहा था। ठीक है, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस सिर्फ $2 का था, $2 से $3 का। उसके बाद आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़ने हैं। हमने उस वक्त शिपिंग चार्जेस नहीं डाले थे, लेकिन हमने उस वक्त उसका टैक्स डाला था। ठीक है, दो कॉस्ट आती है, शिपिंग चार्जेस भी होते हैं और टैक्स भी होता है। शिपिंग चार्जेस जो है वो आप जीरो कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अबव 40 है। और दूसरा ये है कि अगर आपका जो बाइंग का अकाउंट है उसकी टाइप वो है जिसपे वो फ्री शिपिंग दे रहा है वॉलमार्ट। अच्छा, शिपिंग फ्री होगी लेकिन टैक्स जो है वो फ्री नहीं होगा। टैक्स डिपेंड करता होता है। ये टैक्स जो होता है सेल्स टैक्स कहलाता है। सेल्स टैक्स उस बंदे को लगेगा जो खरीद रहा है। लेकिन ये फ्री हो सकता है, मतलब ये सेल्स टैक्स जो है एग्जेम्प्ट हो सकता है। हम चूंकि रीसेलर होते हैं, आप लोगों ने आप लोग वैसे मार्केट में जाते हो कोई भी चीज खरीदते हो ना, उस पर सेल्स टैक्स लगता है आपको। उसकी प्राइस अलग मेंशन होती है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लिखा होता है। वो सेल्स टैक्स हम पे करते हैं। ठीक है, उससे पहले जिन लोगों ने वो खरीदा है वो उसका सेल्स टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि वो एंड यूजर पे करता होता है। ठीक है, तो एंड यूजर हम होते हैं, हम पे करते हैं। अब वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की जेब में जाना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो हम एज अ रीसेलर हैं, हम एंड यूजर नहीं होते जब हम खरीद रहे होते हैं। ठीक है, जब हम खरीद रहे हैं वॉलमार्ट से, हमने यूज नहीं करना, हमने आगे बेचना। जब हमने आगे बेचना तो ये टैक्स हम एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। तो मतलब हमने जैसे यूज नहीं करना, हम रीसेलर हैं, इस टैक्स को जो है एग्जाम कर दिया जाए। तो ये कानून के मुताबिक एग्जाम्पशन है इसमें। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पशन करवाने के लिए ऐसे नहीं होगा कि हम उन्हें कहेंगे वो एग्जाम कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, फिर जाके इस टैक्स की एग्जाम्पशन होती है। अच्छा, और बात यह है कि जब ये टैक्स एग्जाम्प्ट होता है उस बंदे को है जो कि बिजनेस कर रहा है, इसका अकाउंट बिजनेस वाला है। ठीक है, जो एक फर्द है ना, मतलब जैसे आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, आप लोगों को इसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जाम्पशन मिलती है बिजनेस को, कंपनी को मिलती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में ही आगे बिजनेस करना होता है ना, कंपनी को ही एग्जाम्पशन मिलती है। इसलिए हम यूएस को जो अकाउंट बनाते हैं वो एलएलसी बेस्ड बनाते हैं, ताकि हम टैक्स से बच सकें, टैक्स को बचाया जा सके। जो टैक्स बचेगा वो आपको प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं बचाते तो समझ लो आप अपने प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिफरेंट लोगों में। तो टैक्स हमने 8% डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 8%। अब ये 8% फिक्स नहीं होगा, ये टैक्स कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है।
ठीक है, 8% से ज्यादा शायद कहीं लग रहा हो किसी स्टेट में, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। तो असल में जो टैक्स होता है ना, वो लगता है जो बंदा खरीद रहा होता है ना, जहां पर उसका एड्रेस होता है, उसके एड्रेस की बेस पे टैक्स की ये रेशो चेंज हो रही होती है। सपोज करें जैसे कि फ्लोरिडा में बंदा बैठ के खरीद रहा है, तो उसका सेल्स टैक्स हो सकता है 6% लगे उसे। टेक्सास में यही सेल्स टैक्स 5% भी हो सकता है। किसी स्टेट में ये टैक्स 8% भी होगा, किसी में 8% से ज्यादा भी होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, जो बायर आपसे खरीदेगा ना, उसको उसकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से टैक्स की कैलकुलेट हो। ठीक है, जब आपसे बिकेगा, जब आप बेचोगे, तो ये टैक्स खरीदने वाला पे करेगा। ठीक है। अच्छा, जब आप लोग सेलिंग कर रहे होगे, तो जो खरीदेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स उसको लगेगा। अब यूएसए के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर सेल्स टैक्स जीरो है। ठीक है, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, अगर उस स्टेट का कोई एड्रेस होगा तो वहां आपको सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास वेयर हाउस, जो आप लोग सपोज करेंगे यहाँ से आप खरीद रहे हैं, आप लोग बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट भेजें या आप अपने पास रखें, क्योंकि आप तो बैठे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना। जब पाकिस्तान में बैठे हैं, तो अगर आपको जरूरत हो कि आपने मिडल वे या मिड वे कहीं पे अपनी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना है, वहां से आगे भेजना है, या आप अपने वेयर हाउस शो करवाना चाह रहे हो कहीं पे, उस केस में आपको किसी प्रेप सेंटर के साथ रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेप सेंटर जो हैं, वो कुछ थर्ड पार्टी, कोई प्राइवेट लोग हैं जो कि अपने घरों में या उन्होंने कोई रेंट पे जगह ली, अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, वो ये सर्विसेज दे रहे हैं। वो क्या करेंगे, आपने वॉलमार्ट से खरीदी, उस थर्ड पार्टी वेयर हाउस में भिजवा दी, वो रिसीव करेंगे। उसके बाद आप लेबल उन्हें दोगे अपने, वो लेबल लगाएंगे और फिर वो भेज देंगे। अगर आप कहोगे अमेजोन भेजना है वेयर हाउस में, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे आपके नाम से, या डायरेक्ट अगर आप चाहोगे कि कस्टमर को भेज दो, तो वो कस्टमर को भेज देंगे। तो FBA मॉडल, FBM मॉडल, दोनों के लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। FBA मॉडल में अमेजोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपने प्रोडक्ट की प्रेपरेशन तो करवानी है ना। नहीं, अमेजोन खुद जनरेट नहीं करता। अमेजोन के लेबल जनरेट हम ही करेंगे, अमेजोन को क्या जरूरत है करने की। अमेजोन आपके अकाउंट को आगे ऑपरेट नहीं करेगा। अमेजोन ने तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया, लेबल जनरेट आपने खुद ही करना है। ठीक है, आपने उसको FBA में बेचना है, तब भी लेबल जनरेट आप नहीं करने। FBM में भेजेंगे तो आपको लेबल की जरूरत ही नहीं है। फिर इसे सिर्फ क्या करना है, उसकी वॉलमार्ट वाली पैकिंग अलग कर देंगे और उसको फिर भेज देंगे, आपके नाम से जानी चाहिए। उस पर भी आप लेबल लगाना चाहें तो लगा दें तो अच्छी बात है, लेबल फ्री में मिल जाएंगे, अमेजोन उसके चार्ज नहीं करेगा आपसे पैसे। ठीक है। तो अब FBA करना चाहें, FBM करना चाहें, मतलब फुलफिलमेंट बाई अमेजोन कहें करें या फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट करें, दोनों सूरतों में आपको प्रेप सेंटर की सर्विस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, उसमें हम प्रेप सेंटर यूज ही नहीं कर रहे थे। उसमें हम क्या करते थे, वॉलमार्ट से खरीदते थे और सीधा कस्टमर को शिप करवाते थे। ठीक है, हमने खरीदा, लेकिन एड्रेस किसका डाल रहे हैं, जिस बंदे ने हमसे खरीदा था, ठीक है, उसका एड्रेस डाला। तो होता क्या था उसमें, उसमें होता ये था कि आप डायरेक्ट, बायर वो अमेजोन का है, लेकिन भेज रहे हो आप वॉलमार्ट से उसके पास। ऐसे ही हो रहा ना, समझ आ रही है कि उसने खरीदा था, आपका अमेजोन का सेलर अकाउंट था, उसने आपसे खरीदा, तो मतलब उसने अमेजोन से खरीदा। ठीक है, अब उसके पास जा कहाँ से रहा है, उसके पास जा रहा है या तो वॉलमार्ट से, या उससे उसके पास जा रहा है सैम्स क्लब से। ठीक है, मतलब उसकी पैकिंग जा रही है। अब कस्टमर जो है वो देखेगा तो सही एक दफा कि ये प्रोडक्ट मैंने तो खरीदी थी अमेजोन से, मेरे पास आ रही है वॉलमार्ट से, एक प्रॉब्लम हुई उसके लिए। ठीक है। अब ये नहीं है कि वॉलमार्ट जो है वो छोटी सी गेम है, मतलब छोटा सा स्टोर है और ऐसा फुटपाथी स्टोर है। वॉलमार्ट अमेजोन का कंपेटिटर है।
ठीक है। अब ना कुछ बायर जो हैं वो देखते हैं प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट तो वही है, वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज को, क्योंकि उनके पास 70-80% प्रोडक्ट्स ऐसे ही आते हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, पैकिंग जो भी है प्रोडक्ट तो वही है, नो इशू, ठीक है, वो ले लेते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपर सारे ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन अमेजोन, हमने एक अमेजोन की पॉलिसी वायलेट की है। क्या पॉलिसी वायलेट की है हमने, कि प्रोडक्ट जो है, जो हमने भेजी है वो किसी थर्ड पार्टी के रेफर में जा रही है, उस पर अमेजोन नहीं है, या आपका नाम भी नहीं, इवन कि आपका नाम भी नहीं। ठीक है, ये सिर्फ नहीं है कि अमेजोन का रेफर नहीं है, आपका नाम भी नहीं है उस पर। ठीक है, तो अमेजोन कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है, जो आपने कस्टमर तक भेजनी है, उस पर सेलर ऑन रिकॉर्ड आपका नाम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो अमेजोन को अगर वो कंप्लेन कर दे तो अमेजोन उस पर हमें पकड़ेगा। अमेजोन हमारा अकाउंट सस्पेंड कर सकता है उसी बात पे कि वॉलमार्ट का पैकेज आया मेरे पास। ठीक है, वॉलमार्ट का नाम सुनते ही अमेजोन जो है उसके कान खड़े हो जाएंगे कि क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अगर उसने भी नहीं बताया और चुप करके चली गई है, अब इसमें एक और चीज वायलेशन हो गई, एक और चीज की। इसमें अमेजोन ने कहा था कि आप अपना वेयर हाउस एड्रेस बताओ। जब आप एफबीएम करोगे ना, तो इसका मतलब आप शिपिंग खुद कर रहे हो। शिपिंग खुद करने का मतलब है आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है यूएसए में, वहां से शिपिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये है। तो जब वहां पड़ा हुआ तो कोई लोकेशन तो होगी, क्योंकि अमेजोन ने जो है वो उसकी डिसाइड करनी होती है शिपिंग की डेट, कब पहुंचेगा। ठीक है, शिपिंग के चार्जेस वगैरह सारा कुछ, और फिर क्योंकि आप एफबीएम कर रहे हो, आपका कोई स्टोर तो होगा, आपका कोई ना कोई वेयर हाउस होगा, तो आप वेयर हाउस का एड्रेस बताते हैं। इस केस में जो वेयर हाउस का एड्रेस है, कहाँ से गया है वो प्रोडक्ट, आपके वेयर हाउस से गया है, जो आपने वॉलमार्ट से खरीद के डायरेक्ट भेजा, वो आपके वेयर हाउस से गया या नहीं, उसकी जो ट्रैकिंग होगी, ट्रैकिंग के अंदर सोर्स एड्रेस जो होगा वो आपके स्टोर का नहीं होगा, वो किसी और स्टोर का है, कहीं और का। अच्छा, एक ऑर्डर चला गया, ऐसे दूसरा ऑर्डर भेजा, वो दूसरा किसी और जगह से गया, तीसरा किसी और जगह से गया, मतलब आपके हर ऑर्डर के अंदर जो स्टोर का एड्रेस है, जो आपके स्टोर का एड्रेस है, वो डिफरेंट है। ऐसे ही हो रहा है ना, वो आपके स्टोर के एड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा, सोर्स एड्रेस आपके स्टोर का एड्रेस नहीं है। अमेजोन को यह भी एक मसला है। अब आप जो मर्जी कर लो, कोई वॉलमार्ट वाला बंदा, कोई मतलब आपका जो बायर है, वो शिकायत ना भी लगाए ना, अमेजोन का एल्गोरिदम ही पकड़ लेगा आपको कि आपने स्टोर का एड्रेस तो ये बताया हुआ है, आपकी प्रोडक्ट जा रही है ABC XYZ कहीं और से जा रही है, इस बात पे अमेजोन पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये वो चीजें जिस वजह से अमेजोन ने जो पुरानी ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग थी, उसको जो है वो उसके अकाउंट सस्पेंड कर दिए बहुत ज्यादा। तो इस वक्त तकरीबन वो ड्रॉप शिपिंग तो अ, बहुत कम चल रही है, आखिरी सांसों पे ही। जो लोग कर भी रहे हैं उनके भी आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट बंद हो रहे हैं। ठीक है, जिनके बचे हुए थे, वरना मेजोरिटी के अकाउंट्स बंद होते थे। तो अब जो है सोल्यूशन हमारे पास ये है, या तो हम अमेजोन के वेयर हाउस में रखें चीजें फिर भेजें, या फिर हम एफपीएम मॉडल में भेजें, तब भी आपको प्रेप सेंटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट को बचाना है आपको। अगर आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट ही ना रहा तो आप बिजनेस कहां से करोगे। ठीक है, तो अकाउंट को बचाना जरूरी है, इसलिए आपको प्रेप सेंटर की जरूरत है। अच्छा, जो प्रेप सेंटर्स की जरूरत है, फिर अब क्या करोगे आप, जैसे आप डायरेक्ट भेजते थे ना, अब आप भेजोगे, खरीदोगे प्रेप सेंटर, वहां से उसकी पैकिंग रिमूव होगी, फिर वो जाएगा कस्टमर के पास। अब होगा क्या, अब कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। कैसे, देखो आपने वॉलमार्ट से खरीद लिया और शिपिंग फ्री है, लेकिन वो शिपिंग फ्री मिली पहली वाली जो कि आपके प्रेप सेंटर तक पहुंची है, वो फ्री शिपिंग यूज हो गई। ठीक है, अब प्रेप सेंटर वाला भी चार्ज करेगा आपको, जाहिर है वो रिसीव कर रहा है, वो आपके जो पैकेज है उसको अगर पैकिंग रिमूव करनी है, कुछ भी करना, तो वो उसके चार्जेस लेगा, फिर उसने आगे शिप भी करना। तो अब नई जो शिपिंग होगी वो फ्री नहीं होगी, उसके चार्जेस भी पड़ेंगे, प्रेप सेंटर वाला भी लेगा। ये दो चीजें जो हैं आपको पे करनी पड़ेंगी। जब ये पे करेंगे तो आपका जो मार्जिन था वो मजीद स्क्वीज हो जाएगा, और आपका मार्जिन समझ लो खत्म हो जाएगा, और शायद आप लॉस की तरफ चले जाए। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, जिसमें हम पहले सेल उठाते थे फिर भेजते थे, वो तकरीबन बंद हो गया, क्योंकि उसमें हमारे पास मार्जिन होता ही इतना था, 10-15%, 20%।
जिसमें $1, $2, $1.5, $3 इतने बचता था। ठीक है, अब चूंकि वो रास्ते में जो टाइम भी लग रहा है और उसमें 2 एडिशनल कॉस्ट बढ़ गई आप। अब आपका काम जो है वो ये है कि आप पहले परचेजिंग करो। पहले जो परचेजिंग वाला इशू है, अब उसमें आप एफबीए कर लो चाहे एफबीएम कर लो। एफबीए करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि एफबीए के केस में जब आप प्रेप सेंटर भेज दोगे, प्रेप सेंटर वाले लेबल लगा कि आपका स्टॉक अमेज़न की तरफ रवाना करेंगे, तो हफ्ते से 10 दिन तो आपके वहां लग जाएंगे। मतलब वो आपका स्टॉक अमेज़न रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसने स्कैनिंग वगैरह करने के बाद उसने चीजें अपनी शेल्फ में लगानी, लगा के फिर उसको आपके अकाउंट पे लाइव करेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में तकरीबन 8 से 10 दिन लगने हैं। अब 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है कि नए लोग आके बैठ जाए लिस्टिंग में। ठीक है, हम लोग करते थे एफबीएम, ऐसा होता था कि 1-2 घंटे के बाद ही हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाता था। ऐसा भी होता था, हमने लिस्टिंग की है, 2-3 घंटे गुजरे हैं, 8-10 लोग और आगे बैठ गए, हर बंदा आएगा वो पहले से प्राइस कम करेगा, ऐसे करते करते जो है वो प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाता था या कम हो जाता था। तो अगर 8 से 10 दिन लग जाएंगे आपके, तो 8 से 10 दिन भी नहीं है यहाँ पे, इससे भी ज्यादा है, क्योंकि जब आपने एवेल्युएशन की थी परचेजिंग करते वक्त, तो वो तो इससे भी 5 दिन पहले की बात है, तो 15 दिन का तकरीबन गैप आ गया। 15 दिन की गैप के अंदर हो सकता है कि आपका प्रॉफिट जो है वो कम रह जाए या हो सकता है खत्म भी हो। लेकिन इस वक्त चूंकि ड्रॉप शिपिंग का पुराना मॉडल नहीं चल रहा, इसलिए बहुत ही कम अकाउंट हैं जो कि उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो इतना मार्जिन इतनी तेजी से खत्म नहीं होता, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया कुछ प्रोडक्ट्स हमारी पिछले महीने की थी, 1 महीने पहले की परचेजिंग थी, उन पे हमारा प्रॉफिट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया या ब्रेक इवन पे आ गया, बहुत ही कम रह गया, जबकि पहले वो अच्छा खासा था। और लोग आते हैं तो वो प्रॉफिट कम होता है। तो फिर हमने जो है अब स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम एफपीए और एफपीएम मिला के चलाएं। जो प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आ चुकी हैं, आप उसकी लिस्टिंग एफपीएम में भी कर दो। अगर एफबीएम के अंदर लिस्टिंग होगी तो एफबीएम का ऑर्डर आप उसी वक्त भेज सकते हो, वेब सेंटर से डायरेक्ट भेज दो, कुछ आप एफबीए भी करवा दो, मतलब हाइब्रिड मॉडल के अंदर आप काम कर सकते हो। ट्रैकिंग का इशू कैसे आएगा? अगर आप एफबीएम भी करते हो ना, तो जो प्रेप सेंटर वाला बंदा है उसने आप उसे बताओगे कि फलां एड्रेस पे आपने ये ऑर्डर डिस्पैच करवाना है। जब वो डिस्पैच करवाएगा उसको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, तो वो ट्रैकिंग नंबर जेन्युइन होगा, आप वो डाल दोगे अमेज़न। वो फेडेक्स का हो सकता है, वो यूएसपी का यूपीएस का हो सकता है। हाँ, इसमें ट्रैकिंग का इशू नहीं आएगा ना। इसमें ट्रैकिंग चूंकि आपकी प्रोडक्ट की अपनी है, जेन्युइन ट्रैकिंग है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अब ये ना हो कि वो ट्रैकिंग प्रेप सेंटर वाला आगे बेच भी दे। अगर वो ट्रैकिंग बेच रहा होगा तो वो आपकी ट्रैकिंग उठा के अगर बेच दी किसी को, और उसने भी वही ट्रैकिंग लगा ली, हालांकि आपकी जेन्युइन थी, लेकिन उसने किसी और को बेच दी, एफपीएम वाले को, किसी ड्रॉप शिपर को, जब वो बेच देगा तो उस केस में जो है हमारे लिए नुकसान है। हालांकि हम जेन्युइन काम कर रहे थे, इसलिए हम प्रेप सेंटर्स भी जो है वो उस तरह से चूज नहीं करेंगे कि बिल्कुल ब्लाइंडली हम किसी को भी ट्रस्ट करें। तो हमें मार्केट में देखना होगा कौन से प्रेप सेंटर्स जो है पुराने हैं और वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के रिव्यूज देख के, क्योंकि इसी पे ही आपका अकाउंट डिपेंड करता है सारा। और जब अमेजोन करेगा तो अमेजोन ट्रैकिंग खुद लगाएगा, उसकी अपनी होगी। ठीक है, तो अच्छा, अब आपने एफपीएम के अंदर, अब एक लिस्टिंग जो है वो एफबीए में भी हो सकती है और एफपीएम के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, लिस्टिंग दोनों में हो सकती है। वो वैलिडेट करेगा, अमेजोन चेक करेगा कि आपकी ये ट्रैकिंग सही है या नहीं सही। अगर आपकी ट्रैकिंग सही नहीं हुई तो क्या होगा, अमेजोन आपकी जो ट्रैकिंग है उसे इनवैलिड कर देगा। अब यहाँ चूंकि ये ट्रैकिंग लेटर हमने लिखी है, ये सही नहीं है, ये ट्रैकिंग तो नहीं है ना, लेटर जो है वो ट्रैकिंग नहीं है, इसने इनवैलिड हो जाना है। लेकिन अमेजोन फौरन चेक नहीं कर रहा होता, अमेजोन एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद ये ट्रैकिंग चेक करेगा। ठीक है, अमेजोन 1 हफ्ता पीछे होता है
ट्रैकिंग जो चेक कर रहा था एटलीस्ट 7 डेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अमेजोन चेक करेगा जब उससे पहले पहले हमने इसको अपडेट करना। अगर ये हमने लेटर रहने दिया और अमेजोन ने इसको चेक कर लिया तो आपकी ये ट्रैकिंग इनवैलिड हो जाएगी और अकाउंट हेल्थ खराब कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरी डेट जो है इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग के लिए। और तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसने प्रोडक्ट ने डिलीवर कब होना है, 7 से 12 अक्टूबर तक, ठीक है। ये आपकी डिलीवरी डेट है। अगर यहाँ 7 से 12 के बाद पहुंचती है, 7 से पहले पहुंच जाए इशू नहीं है, लेकिन अगर 12 के बाद पहुंचेगी तो अमेजोन इसे लेट डिलीवरी में कंसिडर करेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लेट डिलीवर हुई है, ठीक है। तो ये इन डेट्स के अंदर अंदर पहुंचनी चाहिए, 7 से 12 के दरमियान। अच्छा, आप कोई भी चीज भेजोगे ना तो वो 2 से 3 दिन में पहुंच जाती है मैक्सिमम। अब आप फेडेक्स या होम डिपो से उससे फेडेक्स या कोई भी सर्विस यूज करोगे तो 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी। तो 12 से पहले पहले इसे डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि अमेजोन का जो एल्गोरिथम है, अमेजोन का जो सॉफ्टवेयर है, वो उस ट्रैकिंग को ट्रैक कर रहा है, उस ट्रैकिंग को चेक कर रहा है कि वहां पर जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कब हो रही है, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इससे पीछे वाला ऑर्डर क्या हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो आपको मैनेज ऑर्डर्स में नजर आ रहे हैं 4 मेन्यूज, पेंडिंग, अनशिप, कैंसल्ड और शिप। इसमें होता यह है कि जब ऑर्डर आता है सबसे पहले, जब ऑर्डर आएगा तो वो इस मेन्यू के अंदर पड़ा होगा पेंडिंग में, ठीक है। अब कोई ऑर्डर यहाँ पर फौरन निकल के आगे चला जाएगा अनशिप में, कोई ऑर्डर यहाँ पर सारा सारा दिन पड़े रहेंगे, कुछ 24 घंटे से ज्यादा भी यहाँ पड़े रहेंगे। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर होगा ना पेंडिंग में, तो वो ऑर्डर अभी तक आप तक नहीं पहुंचा, उसका टाइम शुरू नहीं होगा। उसका टाइम शुरू तब होगा जब वो अनशिप में आएगा। ऑर्डर प्लेस हो चुका है लेकिन यहाँ पेंडिंग में इसलिए पड़ा होगा कि उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हुई अभी तक। अमेजोन उसकी पेमेंट वेरीफाई करेगा, फिर यहाँ पर आएगा अनशिप में। जैसे अनशिप में आ जाएगा तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा शिपिंग डेट वाला, ठीक है। अब जब तक आपने उस ऑर्डर को चाहे डिस्पैच भी कर दो, आपने ट्रैकिंग नहीं ना लगाई, वो यहीं पड़ा रहेगा। अमेजोन की नजर में आपने उसको कुछ भी नहीं किया, आपने उसको उसके ऊपर काम किया ही नहीं। आप उसकी ट्रैकिंग लगाओगे, वो अनशिप से निकल के शिप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब अनशिप से कैंसिल में भी जा सकता है उस केस में, अगर आप उसको कैंसिल कर दो या बायर कैंसिल करवा दो। बायर कहता है कि मैंने नहीं लेना, मुझे ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। आप वो कैंसिल की रिक्वेस्ट करेगा, आपने कैंसिलेशन की एक्सेप्ट करनी है। वो वन साइडेड ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपसे ही कहेगा कि मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है, तो आप काइंडली इसको एक्सेप्ट करें। अच्छा, अब इसमें एक केस होगा, क्योंकि इस वक्त तो आप लोग पुराने मॉडल में काम नहीं करोगे। आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी वो आपने पहले परचेज कर रखी है, ठीक है। परचेज करके प्रेप सेंटर से भेज रहे हो आप, चाहे एफबीएम से भेज रहे हो चाहे एफबीए से। एफबीए के केस में तो अमेजोन खुद हैंडल करेगा इसको, लेकिन एफपीएम के केस में हमने करना। देखो, जब आप प्रेप सेंटर के थ्रू भेजोगे ना तो आप को पहले परचेजिंग करनी होगी। नहीं भी करो तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर टाइम बहुत लगेगा। फिर आपको पहले वहां पर आएगी 2-3 दिन में, वहां से दोबारा प्रेप सेंटर वाला उसी दिन नहीं भेजेगा, वो अगले दिन भेजेगा, ठीक है। वहां से फिर 3-4 दिन, 7-8 दिन का टाइम जो है वो आपको चाहिए। फिर आपको हैंडलिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हैंडलिंग टाइम बढ़ा के फिर ये काम कर सकते हो आप। अच्छा, अब सपोज करेंगे पुराना मॉडल है जिसमें हमने ऑर्डर आने पे ही खरीदना है और डायरेक्ट भेजना है, ठीक है। ऑर्डर आ गया आपके पास, अनशिप में पड़ा है, आपने वॉलमार्ट से जाके खरीद लिया, खरीद के भेज दिया। खरीदने का मतलब है आपने डायरेक्ट उस कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया होगा। अच्छा, अब वो बायर कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर, मैंने कैंसिल करवाना। जब तक आपका ऑर्डर अनशिप में पड़ा रहेगा वो कैंसिल की रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। कैंसिल का बटन उसके पास भी होगा, कैंसिल का बटन आपके पास भी होगा, जब तक ऑर्डर अनशिप में पड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है आपने अभी तक ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं किया हुआ। अब आपने ऑर्डर पे काम शुरू ही नहीं किया, तो जब शुरू नहीं किया तो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा, हालांकि आप उसे भेज चुके हो,
आपने वॉलमार्ट से खरीद के उसके एड्रेस पे भेज दिया है, आपको भी ट्रैकिंग नहीं मिली थी। जब ट्रैकिंग नहीं मिली थी तो आपने भी लगाई नहीं, आपके पास टाइम था यहाँ पे ट्रैकिंग लगाने के लिए, तो आपने नहीं लगाई। लेकिन कस्टमर का मैसेज आ गया जी मुझे तो ये ऑर्डर कैंसिल करवाना। अब आप क्या करोगे? उसने कैंसिल की रिक्वेस्ट डाल दी जबकि आपने उसके एड्रेस पे भेज दिया हुआ। तो अब जो भेजा हुआ है ना, तो पहले तो आप चेक करोगे वॉलमार्ट पे जाके कि क्या वो आपका ऑर्डर कैंसिल करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ अभी ट्रैकिंग ही दी है, अभी उनका प्रोसेस में नहीं गया, तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो आप भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। अच्छा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनका ऑर्डर चल चुका है, निकल चुका है वहां से, ठीक है, जब निकल चुका है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, अब ऑर्डर हमारे जो है प्रीमिसेस से निकल चुका है, अब कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब आप क्या करोगे? ऑर्डर रिसीव करो तो फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। अब देखो कस्टमर कोई और है, ऑर्डर हम खरीद रहे हैं, रिटर्न कौन करेगा? वो कह रहा है मैंने लेना ही नहीं है ठीक है। अब ऑर्डर जा रहा है वॉलमार्ट से, ये भी मसला है। अब उसे कहेंगे वापस कर दो। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ना, आपका ऑर्डर तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना? ये मैं पुरानी टेक्निक बता रहा हूँ जो हम पहले किया करते थे, उसमें ये प्रॉब्लम आती थी। अब आपको यहाँ पर आपके पास जो जो चाह ऑप्शन है ना, जिसको आपने यूज करना है, वो यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, उसकी कैंसिलेशन को एक्सेप्ट कर लो, तो आप सही रहोगे, ठीक है। अब जिस बंदे ने ना कह दिया कि मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है, अब उसके पास चला भी जाए ना तो उसने फिर भी नहीं छोड़ना आपको, फिर रिफंड मांगेगा, ठीक है। अब आपका एक लॉस तो हो चुका कि आपने वो भेज दिया उसके पास, वो प्रोडक्ट तो आपने खरीद के भेज दिया, लेकिन अमेजोन के एंड पे अभी तक आपका वैसे कोई लॉस नहीं हुआ, कोई उसका नेगेटिव फीडबैक नहीं आया, आपकी कस्टमर सपोर्ट भी चल रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको ना भेजा, आपने कहा मैं तो रवाना कर चुका हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, आपने जल्दी से शिपिंग उसकी ट्रैकिंग लगा दी, ट्रैकिंग लगा दी है, वो निकलेगा अनशिप से और चला जाएगा शिप के अंदर। तो शिप के अंदर जाएगा तो कैंसिल वाला ऑप्शन ही खत्म। आपने उसे मैसेज भी कर दिया कि ये कैंसिल नहीं हो सकता, मैंने तो भेज दिया होगा। अब लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब वो कहेगा जी मुझे, उसके पास चला भी जाएगा तो वो रिफंड मांगेगा, तो मुझे तो नहीं चाहिए, ये रिटर्न करूंगा मैं, मुझे रिफंड चाहिए। अब आपको रिफंड फिर भी देना पड़ेगा। अच्छा, पहले अगर आप भेज देते ना, यहाँ से कैंसिल कर देते, जब एक ऑर्डर कैंसिल की स्टेज से कैंसिल हो जाता है, मतलब अभी शुरू की स्टेज में कैंसिल कर दिया, आपका कोई लॉस नहीं होगा अमेजोन के ऊपर। जितने पैसे उसने अमेजोन को पे किए थे, अमेजोन सारे पैसे उसको वापस करेगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको शिप कर दिया और वो शिप के अंदर चला गया, अब आप कैंसिल नहीं कर सकते, अब आप उसे रिफंड करोगे। जब आप रिफंड करोगे, चूंकि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था, अमेजोन ने अपनी फीस चार्ज कर ली है 15%, लेकिन आपने जब रिफंड करना तो अपने पूरे पैसे वापस करने हैं बंदे को, कस्टमर को पूरे पैसे वापस जाने, तो वो 15% जो उसकी फीस थी वो आपके अकाउंट से कट जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी होती है, इसकी स्टेजेस हैं ऑर्डर की। अच्छा, इसमें जो कैंसिल के अंदर चला गया ना, कैंसिल आप भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, कस्टमर भी कर सकता है बाय, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है ना, वो यूज करने के लिए नहीं है। क्योंकि अमेजोन कहता है कि आपका जो कैंसिलेशन रेट है ना, वो अंडर 2.5% होना चाहिए, इससे ज्यादा आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। 2.5 का मतलब क्या है? 100 में से आप 2 करोगे तो 2% होगा, 3 कर दोगे तो 3% हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमेजोन कहता है कि अंडर 2%, अंडर 2.5%, तो 2.5 से कम तो 2 ही बनता है ना। 100 में से 2 ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हो खुद, आपके अकाउंट की हेल्थ सही रहेगी। अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो अकाउंट हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये अगर आप ट्रैकिंग नहीं लगाते तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो इस जगह पे आएगा, ठीक है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं लगाओगे, उसका इफेक्ट यहाँ लेट शिपमेंट रेट में जाएगी वो चीज। आपने एक ट्रैकिंग नहीं लगाई तो यहाँ पर उसका इफेक्ट आना है, या ट्रैकिंग देर से लगाई, डेट गुजर गई है, ठीक है, टाइम चेंज हो गया, वहां डेट चेंज हो गई है, 5 से 6 हो गई। जैसे हम अगर लेटर ना लगाते और अब जाके मैं उसको लेटर लगा देता या सही ट्रैकिंग भी लगा देता, तो यहाँ पर कितना रेट आता?
ये 30 डेज को कंसिडर कर रहा होता है, लास्ट 30 डेज। तो 30 डेज में हमारे पास ऑर्डर एक ही आया हुआ, तो यहाँ रेट कितना होता? 100%। ठीक है, एक ट्रैक नहीं लगाई, ऑर्डर भी तो एक ही था, उसी की ट्रैक नहीं लगाई, तो ये रेट हो जाएगा 100%। अमेजोन कहेगा ये क्या, 100% आपके लिए लेट शिपमेंट रेट है, तो आपका अकाउंट जो है वो इस वक्त डीएक्टिव होने वाला है, इसको सही करो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी यहाँ पर थोड़े ऑर्डर थे, आपने शिपमेंट नहीं लगाई, आप भूल गए हो किसी वजह से, डेट चेंज होने का टाइम नहीं पता था आपको, ठीक है, आप तो सही कैलकुलेट नहीं कर सके चीजों को, फिर आपको यहाँ ऑर्डर बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज करते जाओ, ये रेट कम होता जाएगा। ठीक है, ये 30 डेज की विंडो है, 30 डेज के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सही है, अच्छा जी। और हम जो बात कर रहे थे कि ट्रैकिंग सही होनी चाहिए, वो ये होती है वीटीआर, वैलिड ट्रैकिंग रेट। आपने ट्रैकिंग जो लगाई है, अगर लेटर जैसे लगाई हुई है, मैं इसको चेक नहीं करता, ठीक है, मैं इसको जो है इसी तरह ही छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा कि ये 7 दिन के बाद अमेजोन इसको चेक करना शुरू करेगा। अब ये देखें, इस वक्त जो अमेजोन की विंडो चल रही है ना, वो ये है 7 सितंबर से अक्टूबर 6। आज अक्टूबर कितनी है? आज 6 ही हो गई, अच्छा, ये तो चेंज हो सकता है। हम्म? हमने भी भेजा नहीं। अच्छा अक्टूबर 6, इसका मतलब है ये हमारा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये चूंकि अकाउंट पे ऑर्डर ही एक आया हुआ है, इसलिए या अमेजोन ने एल्गोरिथम में चेंज कर दिए क्या? अच्छा, वो देख लिया खोल के। अच्छा जी अच्छा, इसकी ट्रैकिंग लगानी हुआ हमें जरूरी है आज ही। तो देखो, अब फेक अमेजोन ने जो है उसको चेक कर लेना ना, फिर भी फंस जाएंगे हम। अब ये देखें, ये एफबीएम मॉडल है, ये जो आपके पास नजर है ना, ये वाला, ये अकाउंट हेल्थ, इसको मेंटेन करना जरूरी है, ये एफबीएम मॉडल है। एफबीए मॉडल में ये रोले नहीं होते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूरी करना, अमेजोन के गिवन जो डेटा है उसके मुताबिक पूरा करना है अमेजोन का, ये एफपीएम के लिए जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे, अमेजोन आपका एफपीएम बंद कर देगा, अमेजोन कहेगा आप एफपीएम करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इस डेटा को, इस ये जो गिवन है इसके मुताबिक करना जरूरी है। अच्छा, ये नेगेटिव फीडबैक जो है, अगर कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे देता है, उस केस में यहाँ पर ये होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 3 चीजों से मिलकर बन रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम और चार्ज बैक क्लेम्स। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? हमने फीडबैक और रिव्यूज के बारे में देखा था कि अगर प्रोडक्ट को देना तो वो रिव्यू होगा, ठीक है, अगर उसने स्टोर को देना है या सेलर को देना तो वो फीडबैक में आएगा। तो फीडबैक अगर आपके पास आता है, वो यहाँ से देखे कितने ऑर्डर्स में से कितने फीडबैक्स नेगेटिव। अगर 100 में से एक आएगा तो यहाँ रेट क्या होगा? 1%। ठीक है, अगर 100 में से 2 आ गया तो 2% हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए? अमेजोन कहता है कि अंडर 1% होना चाहिए, 1% से भी कम ये होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक आएगा, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ेगी। ए टू जी गारंटी क्लेम अगर आ गया तो वो भी आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट को बढ़ा देगा। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट में ए टू जी गारंटी क्लेम क्या होता है? अगर कोई बायर जिसने आपसे कोई चीज खरीदी है, उसको वो चीज ड्यू टाइम में नहीं पहुंची, या कोई भी वजह बनी है, आपने जो प्रोडक्ट बेची है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी या वो नहीं थी जो उसने खरीदी है, ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, कोई मसला भी हो सकता है उसको, वो आपसे लेना नहीं चाह रहा, ठीक है, वो चाह रहा है मुझे रिफंड करो। उसने एक दफा मैसेज आपको किया
कि मेरे पास अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंची, आपने उसको कह दिया कि वो थोड़ी सी लेट है, पहुंच जाएगी। उसने 1-2 दिन वेट किया, उसने देखा नहीं पहुंची, वो अमेजोन के पास आएगा और कहेगा मैंने फलान बंदे से खरीदी है और उसने मुझे अभी तक भेजी नहीं है, मुझे रिफंड चाहिए। क्योंकि उसने हमसे बात कर ली हुई है, हमारी आपस में बात हो चुकी है, तो वो A to Z गारंटी क्लेम में रिफंड लेने का हकदार है, एलिजिबल है। अमेजोन उसे रिफंड कर देगा, हमारे अकाउंट से उठा के पैसे दे देगा, उसका इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। A to Z गारंटी क्लेम आने से 100 में से एक आया तो 1% हो जाएगा। अच्छा, अब वो कहता है कि मैंने प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास नहीं पहुंची, हम देख रहे हैं कि उसके पास पहुंच चुकी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमने जो भेजा हुआ है उसकी जो ट्रैकिंग है, हम ट्रैक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिलीवर हुई है, वो बंदा कह रहा है मेरे पास आई नहीं, ऐसा भी होता है। तो इस केस में जो है वो एक दफा उसने हमसे बात कर ली, हमने उसको ट्रैकिंग भी उठा के दे दी, लेकिन अगली दफा जो है वो अमेजोन के पास जाएगा, मतलब उसके पास A to Z गारंटी क्लेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वो जाएगा कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, मुझे वापस रिफंड चाहिए, अमेजोन उठाएगा उसे रिफंड दे देगा, ठीक है। तो ये A to Z गारंटी क्लेम में आपने बायर को नहीं जाने देना, उससे पहले पहले उसका सोल्यूशन जो है निकालना है, उसको उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट करना, ठीक है, उसका सोल्यूशन देना उसे। अगर यहाँ जाएगा तो आपके अकाउंट की हालत खराब होगी। अच्छा, अब एक और चीज मजे की बात यह है कि A to Z गारंटी क्लेम FBA के अंदर होता ही नहीं। FBA के अंदर ये भी नहीं होगा, वो अमेजोन खुद ही करेगा। देखो अमेजोन अपने ऊपर कोई बात नहीं लेगा, ठीक है। FBA का सबसे बड़ा फायदा यह है कि A to Z गारंटी क्लेम नहीं है। A to Z गारंटी क्लेम हमेशा ही शिपिंग एंड पे आ रहा है, शिपिंग एंड पे आ रहा है ना। जब आप खुद करेंगे शिपिंग तब आएगा, जब आप अमेजोन को सपोर्ट कर देंगे, अमेजोन ये वाला फैक्टर निकाल है, तो समझ लो ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका ज्यादा मैटर नहीं करेगा उस वक्त, क्योंकि अमेजोन कर रहा है ना आपका काम। अब आप अमेजोन से पूछोगे कि यार आपने क्या किया, क्यों नहीं भेजी, तो अमेजोन इसलिए आपको जवाब दे है ही नहीं, वो कहेगा ये है ही नहीं, ये रोले ही मुकर, ठीक है। तो ये FBA का एक बहुत बड़ा फायदा है, A to Z गारंटी क्लेम में नहीं। चार्ज नेगेटिव फीडबैक तो होगा, सिर्फ नेगेटिव फीडबैक होगा, ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ये उस तरफ वाली, और ये दरमियान में जो चीजें हैं ये होंगी, ठीक है। आप लोगों को जब आप FBA में काम करोगे तो आपको इसमें ये वाला एक IP कंप्लेंट, हम उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ये आपको आएगी, आपको इसे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। IP कंप्लेंट जो है ये होती क्या है, आपने किसी भी ब्रांड को, मैंने वैसे पहले बताया भी होगा, किसी ब्रांड की प्रोडक्ट बेची है या लिस्ट कर दी है, अभी बेची भी नहीं है, तो लिस्टिंग करने पे वो ब्रांड, आपने सोचा कि वो ब्रांड जो है वो अलाउ कर रहा है ड्रॉप शिपिंग में काम करने के लिए, लेकिन असल में वो नहीं कर रहा था, ठीक है, आपने अज्यूम कर लिया कि वो कर रहा है। तो वो ब्रांड देखेगा कि ये बंदा जो है इसने मेरे से परमिशन ही कोई नहीं ली और ये मेरी प्रोडक्ट पे आगे बैठ गया, आगे लिस्टिंग करके बैठ गया, तो अमेजोन क्लेम करेगा, अमेजोन के पास जाएगा, वो क्लेम करेगा कि ये बंदा कॉपीराइट का उसने कह देना कि ये मेरे ब्रांड पे आगे बैठा हुआ है और मुझसे इसने परमिशन नहीं ली। अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन हमारी लिस्टिंग रिमूव कर देगा, हमारे अकाउंट से उसकी लिस्टिंग रिमूव करेगा और यहाँ पर 0 से 1 हो जाएगी IP कंप्लेंट, ठीक है, ये नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं है, इसका बहुत बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता अकाउंट की हेल्थ पे, लेकिन ये अगर आ जाती है तो अमेजोन हमें फौरन वो लिस्टिंग रिमूव करेगा और यहाँ नंबर 1 कर देगा, ठीक है। वो कहेगा आपने IP कंप्लेंट कर दी है, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, लेकिन अमेजोन कहेगा 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहो, अगर आप करवा सको तो इसके रिमूव करवा सकते हो। कैसे, वो हमें एक जो बायर है ना, जिसका ब्रांड है, ब्रांड ओनर की वेबसाइट, उसका ईमेल ID देगा, वो अमेजोन कहता है कि आप उसे रिक्वेस्ट कर लो, अगर वो अपना जो क्लेम है वो वापस ले ले, आपको माफ कर दे, आपकी एक्सक्यूज आपका मान ले, आप उसे कह दो गलती से मैंने लगा ली, तो मैं चूंकि नया हूँ मुझे नहीं पता लगा इस चीज का, अगर आप उससे एक्सक्यूज कर लो, वो आपका एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर ले, वो वापस ले ले क्लेम, तो उस सूरत में ये 1 से फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 60 दिन तक ये रहेगा, 60 दिन के बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाए नंबर, अमेजोन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अमेजोन कहेगा आप बार बार एक ही काम कर रहे हो, आप बार बार ब्रांड ओनर्स की साइट्स पे जाके उनकी जो है प्रोडक्ट्स
बेच रहे हैं उनसे परमिशन लिए बगैर, जो कि पॉलिसी नहीं है, ठीक है, तो आपके मैं अकाउंट बंद कर दूँ, अकाउंट बंद कर देगा अमेजोन, सस्पेंड कर देगा, लेकिन वो अकाउंट मतलब खुलने के लायक रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बंद नहीं होने, आप उसमें फिर अमेजोन को जो है रिक्वेस्ट करोगे, केस जो है उसमें उसकी री स्टेट की अपील करोगे, तो अमेजोन आपका अकाउंट खोल देगा, तो अमेजोन कहेगा आइंदा आपने नहीं करना, ठीक है। तो सस्पेंशन की कई टाइप्स होती हैं, तो ये सस्पेंशन इस पे आ सकती है, लेकिन जो परमानेंट सस्पेंशन है वो नहीं होती इस पे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा अकाउंट हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है, ये 3 चीजें, लेट शिपमेंट रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, और वीटीआर वैलिड ट्रैकिंग रेट, और हमने नेगेटिव फीडबैक और A to Z गारंटी क्लेम को भी देखा है, ठीक है। चार्ज बैक क्लेम्स कभी कभार आता है, ये मोस्टली आता ही नहीं है, ठीक है। चार्ज बैक क्लेम जो है वो जो आपका बायर होता है वो क्लेम करता है चार्ज बैक के, उसके कार्ड से ये चार्ज हो चुका है, जो कि गलत चार्ज हुआ है, तो उस केस में वो कहता है मुझे मेरे पैसे रिफंड करो, वापस करो, ठीक है। ये क्लेम नहीं आता, ये बहुत कम है। हाँ जी, कोई सवाल?